हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दैट इज द सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। और एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी ऐप है एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ जो है डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है रेलेवेंट है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए। काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट के ऊपर बेस्ड है, और उसी तरह जो क्लासिकल थ्योरी का फ्रेमवर्क है वो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट के ऊपर बेस्ड है। बेसिक कंडीशन जो है सेल्स लॉ ऑफ मार्केट प्रोवाइड करता है। The fundamental conclusion of the classical economists is that economy will achieve its full employment automatically by the free flow of market forces without state intervention. Classical economists assume करते हैं कि economy के अंदर जो full employment है normal feature है, और अगर क्या है कि थोड़ी देर के लिए अनएम्प्लॉयमेंट हो भी जाता है तो मार्केट फोर्सेस बिना किसी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर लेंगे। से ने अपना जो लॉ है दैट ही हैज गिवन इन द ट्रेडेड इकोनॉमिक पॉलिटिक बुक सेज लॉ ऑफ मार्केट, जिसका कहना है कि सप्लाई जो है अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है। या जेबी से के शब्दों में हम कह सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्शन जो कि गुड्स के लिए मार्केट क्रिएट करती है। तो ये लॉ इस चीज के ऊपर फोकस करती है कि हर एक जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स मार्केट के अंदर इस वजह से सप्लाई करता है ताकि दूसरी चीजों मतलब ये चीजें अपनी सप्लाई देके दूसरी चीजें प्राप्त कर सके। अ, और ये जो लॉ है इट इज एप्लीकेबल टू द बार्टर इकोनॉमी एज वेल एज टू द मॉनेटरी इकोनॉमी। हर एक प्रोड्यूसर जो कि गुड्स प्रोड्यूस करता है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है, जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। तो लैंड को हम रेंट देते हैं, लेबर को हम वेजेस देते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट देते हैं, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देते हैं। तो जो वो चीजें प्रोड्यूस करता है, मान लो अगर उसने 1 लाख की चीजें प्रोड्यूस की हैं तो 1 लाख जो है वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये फैक्टर्स की इनकम होती है। तो वो मार्केट के अंदर जाके चीजों की डिमांड करते हैं। तो ये इनकम जो है दैट इज यूज्ड टू डिमांड द गुड्स प्रोड्यूस्ड। Says believe that in the long run there is a tendency toward equality of aggregate demand and aggregate supply। कि लॉन्ग रन के अंदर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है, और लॉन्ग रन के अंदर ओवर प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मान लो फर्नीचर वर्थ ₹50,000 मतलब बनाया गया है, तो ये 50,000 जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लैंड को रेंट की फॉर्म में, इसका कुछ पार्ट लेबर को वेजेस की फॉर्म में, कैपिटल को इंटरेस्ट की फॉर्म में, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट की फॉर्म में। तो यहाँ पे ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी इनकम हो जाएगी, और ये जो इनकम है वो मार्केट के अंदर स्पेंड करेंगे ताकि चीजों को प्रोड्यूस कर सके। इसी वजह से क्या होता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। कि जब हम चीजों को प्रोड्यूस करते हैं तो फैक्टर्स को इनकम होती है, वो इनकम जो है चीजों को खरीदने में यूज होती है। तो जितनी सप्लाई होती है उतनी ही डिमांड होती है। The law states that a person will produce a commodity for two purpose। जो बेसिक आर्गुमेंट है, एक व्यक्ति जो है वो चीजें प्रोड्यूस करता है। व्हाई ही इज प्रोड्यूसिंग? ही इज प्रोड्यूसिंग फॉर टू रीजन। या तो वो अपनी कंजम्पशन के लिए कि उतनी ही चीज मैन्युफैक्चर करेगा जितनी उसकी रिक्वायर्ड है, या उतनी ही प्रोड्यूस करेगा जितनी ही नीड्स इट। या वो दूसरी कमोडिटीज को लेने के लिए उसको मतलब एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेगा ताकि वो दूसरी कमोडिटीज को ले सके, वो देके। तो ये बार्टर इकोनॉमी के अंदर है कि जब हम चीजों के बदले में चीजें प्राप्त कर सके हैं। तो इन दिस वे एज मच ए पर्सन सप्लाई सो मच ऑफ हिज डिमांड, कि कि जितनी उसकी डिमांड है उसके मुताबिक वो चीजें सप्लाई करता है, तो सप्लाई हमेशा डिमांड के बराबर है। तो यहाँ पे ये लॉ जो है इस चीज के ऊपर फोकस करता है कि हर एक प्रोड्यूसर जो मार्केट के अंदर चीजों को सप्लाई करता है उसको होता है कि इसके बदले में मुझे दूसरी चीजें प्राप्त हो सके।
Whenever a producer produce goods in the market, he pays remuneration to the factors of production in the form of wages, interest and profit. और ये जो पेमेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दी जाती है, इनकम हो जाती है, ये मॉनेटरी इकोनॉमी के अंदर है कि ये जो इनकम है, इनकम के बेसिस पे चीज़ों की डिमांड की जाती है। क्योंकि जब चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, तो उन तो जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन होती है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है फैक्टर्स को, जो कि उनको परचेजिंग पावर प्रोवाइड करती है। इसलिए क्या होता है कि एवरी सप्लाई जनरेट्स डिमांड। तो लेवल ऑफ डिमांड जो है मैच करता है लेवल ऑफ सप्लाई। तो इसलिए ओवर प्रोडक्शन जो होता है पॉसिबल नहीं है। तो जेपीसी के मुताबिक सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। अकॉर्डिंग टू जीएस मिल, एक कंजम्पशन जो है प्रोडक्शन के साथ कोएग्जिस्ट करती है। प्रोडक्शन जो है कॉज है और सोल कॉज जो है डिमांड का है। कि प्रोडक्शन की वजह से डिमांड क्रिएट होती है, क्योंकि प्रोडक्शन से जो इनकम प्राप्त होती है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दी जाती है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को डिमांड करते हैं। इट नेवर फर्निशेस सप्लाई विदाउट फर्निशिंग डिमांड, बोथ एट द सेम टाइम एंड टू द इक्वल एक्सटेंट। सप्लाई और डिमांड दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। Say's law is also applicable to monetary economy. Aggregate demand is equal to consumption plus investment. कि कई बार क्या होता है कि जो फैक्टर्स को इनकम मिलती है वो सारी की सारी चीज़ों के ऊपर खर्च नहीं करते, उसका कुछ हिस्सा सेव कर लेते हैं, और जो हिस्सा वो सेव करते हैं उसको इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट विच इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और यहाँ पे क्या होता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो होती हैं इक्वल होती हैं। अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से निवेश बढ़ जाता है, और निवेश इतना बढ़ जाता है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ये जो लॉ है इट इज बेस्ड ऑन दीज अजम्पशंस कि फैक्टर मार्केट के अंदर, कमोडिटी मार्केट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन होता है, और जो भी इकोनॉमी के अंदर एडजस्टमेंट होती हैं ऑटोमेटिक होती हैं, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होती हैं, और गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होती। और यहाँ पे प्राइस, वेज रेट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है परफेक्टली फ्लेक्सिबल होता है, जिसका मतलब होता है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट है, गवर्नमेंट को इंटरवेन नहीं करना पड़ता। मान लो अगर डिमांड जो है दैट इज लेस देन द सप्लाई, तो ऑब्वियसली प्राइस कम हो जाएगी, और प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड और सप्लाई फुल हो जाएंगे। और उसी तरह ही अगर बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वेज रेट कम हो जाएगा, वेज रेट कम हो जाएगा तो लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट राइज हो जाएगा। और उसी तरह ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल जो है ऑटोमेटिक वे से एक दूसरे के बराबर है। अगर सेविंग ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी, और वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। मनी जो है डेट एक्ट एज ए वेल, इसका मतलब है कि मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जिसको देके हम चीजें खरीद और बेच सकते हैं। तो यहाँ पे अजम्पशन है कि मनी जो है सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, और यहाँ पे अजम्पशन है कि कोई भी पैसा जो है होल्ड नहीं किया जाता, सारी की सारा पैसा जो है स्पेंड किया जाता है, और स्टेट जो होती है बिल्कुल भी इंटरवेन नहीं करती, सब जो है ऑटोमेटिक फोर्सेस डिमांड और सप्लाई के द्वारा होता है। और यहाँ पे ये जो थ्योरी है दैट इज एप्लीकेबल इन द लॉन्ग पीरियड। इकोनॉमिक फोर्सेस इस ढंग से ऑपरेट करती हैं कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त कर लेती हैं। और लेबर और कैपिटल के लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और ये इलास्टिक होती हैं कि जितना भी हमने अपने काम को बढ़ाना है उस हिसाब से हमें लेबर और कैपिटल अनलिमिटेड मात्रा के अंदर अवेलेबल होते हैं, उनको उसी पोर्शन के अंदर हम इंक्रीज कर सकते हैं। और मार्केट का साइज भी बड़ा होता है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाती है साइज ऑफ मार्केट भी बढ़ता रहता है। और सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो होती हैं इंटरेस्ट इलास्टिक होती हैं। सेविंग जो है पॉजिटिव होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो सेविंग ज़्यादा होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो सेविंग कम होगी। उसी तरह इन्वेस्टमेंट जो है नेगेटिवली रिलेटेड है। अगर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कम निवेश होगा, और अगर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ज़्यादा निवेश होगा। और प्रोडक्शन जो है कंज्यूमर की प्रेफरेंस के मुताबिक की जाती है। उसी तरह हम देखते हैं कि से का लॉ जो है इसको हम दो वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बार्टर इकोनॉमी एंड मॉनेटरी इकोनॉमी। तो से का लॉ जो है अप्लाई टू बार्टर इकोनॉमी, whenever producer brings goods to the market for sale or get supply in order to get other goods in exchange। देखो बार्टर इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि चीजों के बदले में हम चीजें लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो इस वजह से प्रोड्यूस करता है या तो खुद की कंजम्पशन के लिए,
या वो प्रोड्यूस करता है ताकि वो मार्केट के अंदर जाके अपनी चीज़ें देके वो दूसरी चीज़ें प्राप्त कर सकें। उसी तरह जो से का लॉ है दैट इज़ आल्सो एप्लीकेबल टू द मॉनेटरी इकोनॉमी जहाँ पे हम पैसे को देके चीज़ों को खरीद और बेच सकते हैं। तो यहाँ पे मनी जो है दैट एक्ट ओनली एज़ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के पैसों को देके हम चीज़ों को खरीद सकते हैं। जब प्रोड्यूसर अपना माल जो है प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर सेल करता है, तो उसको उसके बदले में मनी प्राप्त होती है। और ये जो मनी है वो यूज़ करता है ताकि वो दूसरी चीज़ें एंड सर्विसेज़ को परचेज़ कर सके। मॉनेटरी इकोनॉमी के अंदर देखो पहले प्रोडक्शन होती है, उसको सेल करके हमें इनकम प्राप्त होती है। और वो जो इनकम होती है, उसके बेसिस पे हम चीज़ों की डिमांड करते हैं और जिसके बेसिस पे क्या होता है कि फर्दर प्रोडक्शन होती है। तो ये इस तरह चलता ही रहता है। या हम इसको इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे मान लो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ रुपीज़ 100 करोड़ है। तो यहाँ पे ये जो 100 करोड़ है, लेबर को वेजेस और जो कैपिटल है उसको इंटरेस्ट और जो लैंड है उसको रेंट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये फैक्टर की इनकम हो जाती है, वो मार्केट के अंदर चीज़ों को डिमांड करते हैं और उसी तरह क्या होता है कि फर्दर प्रोडक्शन होती है। तो जो से का लॉ ऑफ मार्केट है उसके हम निकाल सकते हैं, ये तथ्य निकाल सकते हैं, जनरल ओवर प्रोडक्शन इम्पॉसिबल है क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए होती है। लॉन्ग रन के अंदर तो क्योंकि सप्लाई जो होती है डिमांड के बराबर होती है और सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी एक-दूसरे के इक्वल होती है। और अगर ये इनमें इक्वालिटी नहीं है तो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। उसके अंदर क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इस ढंग से चेंज हो जाता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक-दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिटर्मिनेंट मतलब मेजर रोल प्ले करता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इक्वल करने के लिए और उसी तरह क्या है कि वेज फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है तो जिसकी वजह से वेजेस लेबर की कम हो जाती है तो लेबर की डिमांड बढ़ जाती है तो एम्प्लॉयमेंट रिस्टोर बैक हो जाती है। उसी तरह इस से का जो लॉ है इसको हम मॉडर्न जो है उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय ऑस्कर लेंग आइडेंटिटी इक्वेशन जिसको हम इस तरह से जो है करते हैं। इसका मतलब होता है कि हर कंडीशन के अंदर इस तरह से और प्रोफेसर पीकू का इक्वालिटी इक्वेशन के अंदर जिसका अर्थ होता है कि कुछ कंडीशंस के अंदर हम इस लॉ को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। Oscar Lang and Professor Pigou has prepared Say's law in terms of identity and equality। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑस्कर लैंग है उसने कहा है कि जो डिमांड है उसको जब हम प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं समेशन P1 D1 तो ये इसका जो है आइडेंटिटी का साइन है। इसके अंदर 3 लाइन्स इस तरह से होती है और उसी तरह सप्लाई को हम प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये समेशन P1 D1 अ, इक्वल टू समेशन P1 S1। तो एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। ऑल द सिचुएशन कि या तो वो कंजम्पशन के ऊपर स्पेंड करेंगे या वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर स्पेंड करेंगे। तो जो एग्रीगेट मॉनेटरी इनकम होती है वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के अंदर स्पेंड होती है। तो एग्रीगेट डिमांड जो है हर सिचुएशन के अंदर दैट विल बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो इस तरह से हम इसको जो है डिपिक्ट कर सकते हैं कि ये एग्रीगेट डिमांड जो है ये एग्रीगेट सप्लाई है और हर सिचुएशन के अंदर एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी। इन ऑल द सर्कमस्टांसेस एग्रीगेट मनी विल बी स्पेंड ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ गुड्स एंड एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो उसी तरह हम जो है इसको प्रोफेसर पीकू की जो है इक्वालिटी की फॉर्म के अंदर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे formed in the equality function says law is also applicable under certain। देखो जहाँ पे इक्वालिटी है वहां पे है कि कुछ कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई करता है तो से का लॉ वहां पे भी एप्लीकेबल है। और उसी तरह क्या है कि ये तभी अप्लाई होगा अगर वेज रेट इन लेबर मार्केट इंटरेस्ट रेट इन मनी मार्केट या परफेक्टली इलास्टिक। तो यहाँ पे भी क्या है कि एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। तो से का लॉ जो है वो तभी एग्जिस्ट करेगा अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। तो एक इकोनॉमी जो है वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं भी हो सकती, पार्शियल डिसइक्विलिब्रियम हो भी सकता है, बेरोज़गारी हो भी सकती है।
बट वो टेम्परेरी फिनोमिना है, वो सिर्फ शॉर्ट रन के अंदर पॉसिबल है। और इसी तरह क्या है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी तो लेबर ज़्यादा होएगी, तो उनकी जो वेजेज़ हैं वो कम हो जाएँगी। तो जिसकी वजह से क्या है कि डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज़ हो जाएगी और फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रिस्टोर बैक हो जाएगी। उसी तरह ही हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एन है दैट इज़ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्यूआई जो है दैट पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम व्हिच इज़ पेड एज़ द वेजेस, इसको हम कांस्टेंट मानते हैं। और डब्ल्यू जो है दैट इज़ द वेज रेट। तो इसका मतलब है कि अगर नेशनल इनकम का हिस्सा जिसको हम वेजेस जो है पे करते हैं, अगर वो कांस्टेंट रहता है और अगर हमारा वेज रेट जो डब्ल्यू है अगर वो फ़ॉल कर जाता है, तो डेफ़िनेटली हम लेवल ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं और फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को हम रिस्टोर बैक कर सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ द सेल्स लॉ ऑफ मार्केट।